कोयला प्रोड्यूस हो गया, ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि ये हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो टाइम्स तब ये बने हैं, 100 मिलियंस ईयर्स। तो 100 मिलियन ईयर का हम वापस इंतजार नहीं कर सकते कि क्रूड ऑयल फिर से बने, कोयला फिर से बने और हम इसको यूज करें, क्योंकि हम भी नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा उस टाइम तक, किसी ने वो टाइम देखा नहीं है। तो जो बेसिकली जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये बताए गए हैं कि अराउंड 50 ईयर्स तक जो कोल है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो यूज हो सकता है, और जो पेट्रोल है वो अराउंड 70 ईयर्स तक यूज किया जा सकता है। ये एस्टिमेट्स हैं, हो सकता है एस्टिमेट्स प्लस माइनस कुछ ऊपर नीचे हो, बट ये है कि एट द एंड पेट्रोल विल and all not only the petrol, crude oil and coal will get diminished in around 100 years or so in the world. सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सब खत्म हो जाएगा। और हमारा जो बेसिकली इंडिया है ये मोस्टली डिपेंडेंट क्रूड ऑयल के लिए फॉरेन कंट्रीज पर रहता है, अरेबिक कंट्रीज, मिडल ईस्ट कंट्रीज। तो हमारा जो 85% का जो डिमांड है क्रूड ऑयल का वो हमारा मिडल ईस्ट कंट्रीज पूरा करती है, और जो 15% है वो हम जो इंडिया का जो लैंड है उसमें से निकलता है। सबको पता होगा कि क्रूड ऑयल कैसे निकलता है, क्रूड ऑयल जमीन के अंदर से निकलता है। क्रूड ऑयल जो है वो 100 मिलियन ईयर्स अगो की फॉर्मेशन है, जो डेड एनिमल्स और फिशेस और डेड जो भी पार्टिकल्स थे वो जमीन के अंदर धंसते गए, एंड बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्रूड ऑयल। सो ऐसा नहीं है कि क्रूड ऑयल 100 साल पहले बना है, 100 लाख साल पहले बना है ये, तो इससे बनाना इतना आसान नहीं है। और जो हमारे, अब आप बोलेंगे क्रूड ऑयल की बात चल रही है लेकिन पेट्रोल डीजल, क्योंकि क्रूड ऑयल से ही हम पेट्रोल डीजल एलपीजी जो आप घर में यूज करते हैं, गैस गाड़ियों में पेट्रोल डीजल यूज करते हैं, वो क्रूड ऑयल से बनता है। तो जो रॉ मटेरियल है वो क्रूड ऑयल है, और जो बिजली प्रोड्यूस होती है अगर वो थर्मल से प्रोड्यूस हो रही है तो वो कोल से ही प्रोड्यूस हो रही है। तो कोल इज ऑल्सो लिमिटेड रिसोर्स। तो डेट्स वाई हम टॉक करते हैं कि एनर्जी बचाई जाए, कैसे एनर्जी बचाई जाए, उस पर ये पीसीआरए अलग अलग प्रोग्राम्स, वेबिनार्स करता है, अवेयरनेस बढ़ाता है। और आगे आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगा कि इंडस्ट्री, क्योंकि आप लोग क्या है अभी कॉलेजेस के बाद इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे, तो एक तरीके से आपके इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेनिफिट है इस वेबिनार का। तो आप लोग, मैं चाहूंगा कि ध्यान से सुने। वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ वेबिनार इज दैट आई डोंट नो हु if somebody is sleeping or not, so I request all of you to attend this webinar sincerely because it is beneficial to you in your career as well. बेसिकली संदीप सर ने बताया था कि 10 अगस्त 1978 में पीसीआरए फॉर्म हुआ था, एंड इट इज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। डिफरेंट एक्टिविटीज है हमारी, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल, डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री, अभी जो मैं आपका वेबिनार है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड है, बिकॉज आप लोगों को मुझे एलपीजी कैसे बचाना है और ये सब बताने की जरूरत नहीं है कि गाड़ी कैसे चलानी है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हम बताते हैं कि गाड़ी कैसे चलाई जाए, कितनी स्पीड पे चलाई जाए, किस तरीके से चलाई जाए कि ड्राइवर कम से कम फ्यूल यूज करे गाड़ी का और अपने डिस्टेंस पे पहुंच जाए। ऐसे ही जो सर बताए थे, एक सक्षम हमारा इवेंट रहता है जो कि पहले ओजीसीएफ के नाम से जाना जाता था, अब उसको सक्षम हमने कर दिया, संरक्षण क्षमता महोत्सव। वो हर साल मनाया जाता है और उसमें दुनिया भर में कैंपेन्स होते हैं उससे रिलेटेड, मैराथन्स होते हैं, वॉकेथन होते हैं, उसके अलावा अलग अलग वेबिनार्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं सक्षम में, जिसमें हम बेसिकली फ्यूल कंजर्व की रिलेटेड बातें करते हैं। हमारा ये पैन इंडिया प्रेजेंस है, इसमें हमारे 4 जगह रीजनल ऑफिसेज हैं, बॉम्बे, चेन्नई, कैलकाटा एंड दिल्ली। और जो हमारा राजकोट का ऑफिस है वो वेस्टर्न रीजन के अंडर आता है। हमारे गुजरात में 2 जगह मैन पावर एम्प्लॉयड हैं, एक राजकोट में जैसे कि मैं हूँ, और अहमदाबाद में हमारे एक और सर हैं। ये मैंने आपको अभी इनिशियली बताया था कि एनर्जी सोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो या तो नॉन रिन्यूएबल हैं, मतलब लिमिटेड हैं, या फिर रिन्यूएबल हैं। तो बेसिकली आप लोग देखते भी होंगे कि अभी धीरे धीरे जो इंडिया है या पूरा वर्ल्ड आप कंसिडर कर लीजिए, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हैं। काफ़ी कोल, सोलर पावर प्लांट या फिर विंड एनर्जी, विंड फार्म इंस्टॉलेशन हो रहे हैं। और गुजरात में तो काफ़ी आपको दिखेगा कि सोलर प्लांट्स यूज होते हैं और सोलर पैनल भी लोगों ने घरों में लगा रखे हैं, वाटर को, मेनली गीजर को, पानी को गर्म करने के लिए, गीजर को हटाने के लिए। जो गीजर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, और आप सोलर पैनल यूज करके अगर पानी गर्म कर रहे हैं तो एक तरीके से आप अपना जेब, खुद का खर्चा भी बचा रहे हैं, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा है ऑयल डिपेंडेंसी, क्योंकि एट द एंड जो है हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं मोस्टली अपना जो रॉ मटेरियल है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमारा खुद का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा वो भी कम यूज होगा बाहर से चीजें खरीदने में। और हम अगर खुद से इंडिया में वो चीज प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो दैट विल हेल्प इंडिया मेकिंग अ डेवलप्ड कंट्री। ये जो है चीजें ये अभी आपके काम की नहीं है, इसलिए मैं आगे स्किप कर रहा हूँ।
हाँ, फर्स्ट अब मैं जो बताना चाहूँगा, जो इंडस्ट्री सेक्टर से जो रिलेटेड अब हम बात करेंगे, जिसके लिए मेनली जो मोटर डज नॉट मैटर आज का टॉपिक है, तो वो जो है एनर्जी ऑडिट से रिलेटेड है। एनर्जी ऑडिट आप लोगों ने सबने सुना होगा, जैसे मैं अभी बताया कि हम कमर्शियल सेक्टर में जाते हैं या हम डोमेस्टिक सेक्टर में जाते हैं, तो हम क्या बताते हैं, जो लेडीज लोग होते हैं हम उनको बताते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि आप लोग एलपीजी किस तरीके से यूज करें। मैं उनको ये नहीं बताऊंगा कि कंप्रेसर जो चल रहा है आपका कॉलोनी में उसको किस तरीके से यूज किया जाए, क्योंकि उनके फील्ड का नहीं है। उनके फील्ड का ये है कि वो घर में एलपीजी यूज करती है खाना बनाने में, तो फिर उसको किस तरीके से यूज करें कि गैस कम से कम यूज हो और खाना बने। क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि एनर्जी बचानी है तो आप लोगों ने गाड़ी चलानी छोड़ दी और गैस बंद कर दिया कि हम खाना ही नहीं खाएंगे, एनर्जी बचेगी। इस तरीके से भी एनर्जी बचाना बेवकूफ़ी है एक तरीके से। तो हमें क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करे बिना उसको सही से यूज करके एनर्जी को हमें अपना काम पूरा करना है। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि डोमेस्टिक सेक्टर में हम उनको बताते हैं कि एलपीजी किस तरीके से यूज करें, वो लोग गैस किस तरीके से यूज करें, खाना किस तरीके के बर्तन यूज करें कि गैस कम से कम यूज हो। तो वैसे ही हम स्कूल्स में जाके स्टूडेंट्स लोगों को, जो 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स हैं, हम उनको बताते हैं कि आप लाइट, घर से बाहर जा रहे हैं तो लाइट बंद करके जाएं, अननेसेसरी पंखा ना चले, अननेसेसरी एसी ना चले। तो ये सब चीजें अभी इस वेबिनार में डिस्कस करने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें आप लोग जानते हैं, आप लोग सुनते भी आ रहे हैं। तो अभी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो मेन रिलेटेड चीज है वो है एनर्जी ऑडिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एनर्जी ऑडिट? इस एनर्जी ऑडिट का कंसेप्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरा जो आने वाला आगे टॉपिक है मोटर डज नॉट मैटर, उसमें मैं इसको डिस्कस करूंगा तो आप लोगों को किसी को इशू ना हो। और काफी लोग जानते भी होंगे कि एनर्जी ऑडिट क्या है। एनर्जी ऑडिट बेसिकली है ऑडिट फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब इंडस्ट्रीज में जाके चेक करना कि जो उनका कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी का। ऑडिट एक होती है, ऑडिट से लोग घबराते हैं कि यार ऑडिट आ गई है, ऑडिट बैठ गई है, मतलब कुछ फॉल्ट निकालेंगे ये लोग, या कुछ हमारी गलती निकालेंगे, फिर ये रिपोर्ट करेंगे, हमारी बदनामी होगी मार्केट में, या हम पे कुछ पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन जो एनर्जी ऑडिट होती है, ये सारी बाकी ऑडिट से अलग ऑडिट है। इसमें क्या है, ये जो एनर्जी ऑडिट है ये कंपनी के बेनिफिट के लिए, कि आप कंपनी ले लीजिए या आपका स्कूल की बिल्डिंग या आपके जीएमआईटी की कॉलेज की बिल्डिंग ले लीजिए। तो जो एनर्जी ऑडिट होता है उसमें क्या बताया जाएगा कि जो आपका कंजम्पशन है, जैसे एनुअल आपका जो भी कंजम्पशन है, वो किस तरीके से आप रिड्यूस कर सकते हैं। अलग अलग वेरियस एनर्जी कंजर्वेशन जो टेक्निक्स अवेलेबल हैं, प्रोसेस को स्टडी किया जाता है कि उसमें एनर्जी किस तरीके से बचाई जाए। क्योंकि एट द एंड एनर्जी आप बचाएंगे मतलब क्या, वो इलेक्ट्रिसिटी बचा रहे हैं। यहाँ तो आप एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में यूज कंज्यूम कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में या बिल्डिंग में, या थर्मल फॉर्म में। तो अगर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिसिटी आप बचाएंगे, और थर्मल फॉर्म में है तो या तो आप गैस यूज कर रहे हैं या फिर कोयला यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली हम जो एनर्जी ऑडिट होती है उसमें ये बताया जाता है कि किस तरीके से वो डिटेल्ड एनालिसिस होता है उसमें पूरी इंडस्ट्री का या बिल्डिंग का, और उसमें बताया जाता है कि किस तरीके से कम एनर्जी यूटिलाइज करते हुए प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और एनर्जी एफिशिएंसी अचीव की जाए। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट होती है। एक तो वॉक थ्रू ऑडिट होती है, एक यूटिलिटी कॉस्ट एनालिसिस, एक स्टैंडर्ड और एक डिटेल्ड। वॉक थ्रू ऑडिट में क्या होता है कि नॉर्मल एक एनर्जी ऑडिटर आया, आई एम माई सेल्फ ऑल्सो एन एनर्जी सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर फ्रॉम बीई। तो आप लोग भी जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए काफी स्कोप है आगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा भी होगा कंपटीशन भी काफी बढ़ता जा रहा है। और गुजरात में तो क्या है कि एक रूल है कि अगर आपकी डिमांड 200 केवीए से ज्यादा है, इंडस्ट्री की डिमांड, तो हर 3 साल में उनको एनर्जी ऑडिट कराना है उस इंडस्ट्री को। तो आप लोग इसके लिए भी आगे सोच सकते हैं कि एनर्जी ऑडिटर का एग्जाम रहता है, बीई हर साल कंडक्ट करता है। उसमें 4 पेपर्स होते हैं। उसकी डिटेल आप कोई जानना चाहेगा तो मैं अपना नंबर शेयर कर दूं, आप बाद में मेरे से पर्सनली कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो आप वो लोग क्लियर करते हैं, अगर सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर बनते हैं तो वो आपके लिए भी काफी बेनिफिशियल है, आपके करियर के हिसाब से भी काफी अच्छा रहेगा। तो जो वॉक थ्रू ऑडिट रहता है उसमें क्या है, जनरल नॉर्मल ऑडिट करना। मतलब जनरल आप गए इंडस्ट्री में, आपने विजिट किया और आपने उसको मेन मेन पॉइंट्स बता दिए कि आप यहाँ यहाँ एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड जो होती है एनर्जी ऑडिट और डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट जो होती है, इनमें क्या रहता है कि आप पूरा उसको थॉरो एनालिसिस करके देंगे इंडस्ट्री को कि आपने यहाँ पे इतना कंजम्पशन किया, अगर आप मेरा ये मेथड अप्लाई करते हैं या ये टेक्निक लगाते हैं इधर, या इसको इस तरीके से करते हैं, तो आपको इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इतनी एनर्जी सेविंग होगी, और जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका खर्चा आपको कितने साल में निकल जाएगा, ये डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट में बताया जाता है। ये डिफरेंट एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमारा मेनली जो रहता है पावर एनालाइजर रहता है। उसमें आप जो मेन पैनल है, जो फीडर है, जहां से जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है,
आप वहां पे इसको लगा के इसमें पूरा डिटेल आ जाएगी कि हाउ मच पावर फैक्टर is consuming, how much kilowatt is consuming, how much kVA and other ampere voltage, all can be taken at a once. दूसरा रहता है कंबशन एनालाइजर, और इसको हम फ्लू गैस एनालाइजर भी बोलते हैं। इसको हम जहां से जो हमारी फ्लू गैसेस निकल रही है वहां पर अगर लगाते हैं तो ये O2 लेवल और डिफरेंट CO2 लेवल्स ये सब इंडिकेट करता है, और उसके बाद आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं प्रोसेस की कि मेरा इतना ऑक्सीजन एग्जॉस्ट में निकल रहा है और मैंने इतना ऑक्सीजन इनलेट में दिया एयर फॉर कंबशन, तो मेरा प्रोसेस सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या मुझे एयर ज्यादा दे रहा हूँ मैं या एयर कम दे रहा हूँ, कंबशन जो है वो प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा। ऐसे ही डिफरेंट थर्मामीटर्स होते हैं, आईआर थर्मामीटर, कॉन्टैक्ट थर्मामीटर, फ्यूल एफिशिएंसी मॉनिटर। टैकोमीटर जो होता है वो इस आरपीएम मेजर करने के लिए है बेसिकली। अब मैं अपने जो मेन टॉपिक है हमारा आज का, मोटर डज नॉट मैटर, उस पर आता हूँ। मोटर डज नॉट मैटर जो हमारे जो इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है, ये आप देख रहे होंगे अभी 3,67,281 मेगावाट। और अगर आप देखेंगे कि 2000 और 2001 का जो फिगर था वो था अराउंड 1000 मेगावाट, तो आप देख सकते हैं कि 367 टाइम्स बढ़ गया है सिर्फ 20 सालों में। और इसका रीजन हमें सबको पता है कि अगर हमें डेवलप करना है, इंडिया को डेवलप करना है, तो एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होगा, हमारी फैक्ट्रीज ज्यादा आएंगी, इंडस्ट्रीज ज्यादा आएंगी। हम एनर्जी कंजम्पशन को रोक नहीं सकते। अगर हम अपना एनर्जी कंजम्पशन रोक रहे हैं तो हम डेवलप नहीं हो पाएंगे। डेवलप करने के लिए हमें एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा करना पड़ेगा, हमें फैक्ट्रीज ज्यादा डालनी पड़ेगी, हमें इंडस्ट्री ज्यादा डालनी पड़ेगी। तो इसलिए हमारा पावर कैपेसिटी, जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी, वो इतनी बढ़ चुकी है। लेकिन इसको हमें यूटिलाइज सही से करना है, ऐसा नहीं कि हम अननेसेसरी वेस्टेज कर रहे हैं, क्योंकि ये कीमती चीज है। इसकी अभी हमें कीमत का एहसास इसलिए नहीं है क्योंकि हमें ये अभी लगता है कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। लेकिन और ऐसा भी पॉसिबल है कि जैसे मैंने बताया कि 50 ईयर्स तक अवेलेबल है, तो हम लोग जो हैं, आप मैं, हम लोग आराम से रह लेंगे 50 ईयर्स तक बिना मतलब इलेक्ट्रिसिटी के साथ। लेकिन जो हमारे आने वाली जनरेशन है उनको दिक्कत आएगी। वो सोचेंगे कि वो फिर आपसे ये बात करेंगे कि आप लोग हमारे लिए कुछ छोड़ के क्यों नहीं गए, सारी बिजली खुद ही यूज कर ली। तो इसलिए क्या है, ध्यान से जुडिशियस इसका यूज होना चाहिए। और आप नीचे एक चीज और देख सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है इसमें इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी में, वो 47% है। ये बेसिकली जब एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट आया उसके बाद से प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा बढ़ गया। इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी मतलब हमने जो पावर प्लांट अपने लगा रखे हैं इंडिया में, उससे जो पावर जनरेट हो सकती है, उनकी कैपेसिटी इतने पावर जनरेशन करने की है, 3,67,281 मेगावाट। अब डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पावर जनरेशन होते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, पावर जो जनरेट हो रही है, वो कैसे होती है। तो उसके जो रॉ मटेरियल रहता है वो थर्मल जो है 63% कंस्टिट्यूट करता है। थर्मल मतलब कोल, मेनली कोल या फिर नेचुरल गैस, लेकिन मेनली कोल है अभी। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इसलिए उसकी परसेंटेज जो है बढ़ा है, 23% हुआ है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है सोलर, विंड, सबका लिमिटेशन है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी लगा सकते हैं, आपको प्रॉपर ज्योग्राफी देखनी पड़ेगी लैंड की, वहां पे विंड की अवेलेबिलिटी है भी नहीं है। और आप माना कि आपने हिमालय पे जाके सोलर प्लांट लगा दिया, कोई मतलब नहीं है, वहां धूप तो आती नहीं है। तो बेसिकली जैसे गुजरात जो एरिया है, यहाँ पे काफी सन रेज अवेलेबल रहती है थ्रू आउट द ईयर। तो ऐसे हमें आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं एरियाज कि कहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी यूज की जा सकती है। तो इनकी लिमिटेशन भी रहती है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना होता है। उसके अलावा 2% न्यूक्लियर का है, क्योंकि न्यूक्लियर पे काफी रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के यूसेज पे, इसलिए उसका जो पावर जनरेशन में योगदान है वो 2% ही है। उसके अलावा हाइडल में इज कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 12%। अभी जो है, आप ये डायग्राम को थोड़ा ध्यान समझिएगा, एनर्जी बैलेंस फॉर यूएसए, इसमें यूएसए में मत जाइएगा, ये जनरल एक तरीके से डायग्राम है, मेरे को इंडिया के लिए नहीं मिला तो मैं इसलिए आपको यूएसए का बता रहा हूँ, लेकिन हर कंट्री के लिए इस तरीके का ही डायग्राम रहेगा। ऑलमोस्ट 5-10% ऊपर नीचे हो सकती है परसेंटेज वैल्यू, लेकिन इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। तो जो एनर्जी इनपुट रहता है किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी इकोनॉमी के लिए, एनर्जी इनपुट जैसे जो अभी पुराने डिस्कस किए थे, एनर्जी इनपुट्स यही रहेंगे, थर्मल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, विंड पावर, सोलर, बायोमास, ये सब एनर्जी इनपुट्स रहते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि जो 84% है वो है नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स,
नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स हुआ, क्रूड ऑयल हो गया, थर्मल हो गया, ये बेसिकली कंस्टिट्यूट करते हैं नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स या नेचुरल गैस हो गया। और जो किसी भी इकोनॉमी का जो फिर आउटपुट आप उसको लेंगे तो आउटपुट क्या होगा, एनर्जी। बेसिकली कोई इनपुट दे रहा तो आउटपुट में एनर्जी मिलेगी हमें, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, थर्मल एनर्जी हो गई। तो जो यूजफुल एनर्जी है 100, हमने 100 यूनिट दिया किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी इकोनॉमी में, तो हमें ओनली 9 यूनिट ही आउटपुट मिल रहा है यूजफुल एनर्जी। मतलब 100 यूनिट दे रहे हैं तो हम 9 यूनिट ही यूटिलाइज कर पा रहे हैं एक्चुअली एट द एंड पॉइंट। तो बाकी कहाँ जा रहा है, बाकी वेस्टेज, और इतना ज्यादा वेस्टेज, 91% वेस्टेज हो रहा है। तो उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है कि क्यों वेस्ट हो रहा है। तो उसमें से देखिए जो 41% है वो तो है अनअवॉइडेबल एनर्जी वेस्ट, और 43% जो है वो है अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट। अब आप ध्यान से देखिए दोनों वर्ड्स, अनअवॉइडेबल है एक और एक अननेसेसरी है। अनअवॉइडेबल हुआ जो अवॉइड किया नहीं जा सकता, मतलब हमें हमें ये एनर्जी वेस्ट है, हम इसको बचा नहीं सकते हैं, ये अनअवॉइडेबल है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ये एनर्जी जो 41 यूनिट एनर्जी है 100 यूनिट में से, वो वेस्ट होनी है। क्यों होनी है? अब आप लोगों ने सबने सुना होगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें क्या है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम, मतलब जो प्रोसेस है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्जन का, वो इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं है। मतलब कि आपने अगर 100 यूनिट थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो वो 100 के 100 कन्वर्ट नहीं होएगी, देयर विल बी सम लॉसेस एसोसिएटेड विद इट। अब मान लीजिए 90 यूनिट हो जाएगी, क्योंकि अब आप 90 यूनिट को इलेक्ट्रिकल वापस थर्मल 100 यूनिट नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो वो ये जो प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल है, तो ये अनअवॉइडेबल है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने सबने डीजी सेट देखा होगा। डीजी सेट क्या है, इमरजेंसी, मतलब जब लाइट चली जाती है तब हम डीजी सेट यूज करते हैं लाइट चलाने के लिए, और जो कि डीजल से चलता है। तो फिर इसमें क्या है, डीजल हमारा इनपुट है। अब आप मान लीजिए आपने 100 यूनिट डीजल, मतलब एक तरीके से डीजल से एसोसिएटेड एनर्जी 100 यूनिट है, तो हमने डीजल उसमें दिया इनपुट में। और डीजी सेट में आपने देखा है कि उसमें कूलिंग वाटर सर्कुलेट होता रहता है एक, तो उसके अलावा उसका एग्जॉस्ट में से कुछ निकलते हैं, धुआं निकलता है, एग्जॉस्ट निकलता है। और तीसरी चीज जो है वो आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी, जो आप बिल्डिंग में या इंडस्ट्री में यूज करते हैं डीजी सेट से। तो यहाँ पे अब देखिए, अब 100 यूनिट आपने दिया और डीजी सेट की एफिशिएंसी मान लीजिए 35% है, तो आपने कितना 35 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी, मतलब आपके पास 35 यूनिट अवेलेबल है यूज करने के लिए। उसके अलावा जो हमारा 65% था, उसमें से हमारी 40% जो है वो एग्जॉस्ट में निकल गई, और 25% जो एनर्जी थी वो यहाँ कूलिंग वाटर में यूज हो गई। तो अब देखिए हम ये अनअवॉइडेबल एनर्जी वेस्ट है एक तरीके से, क्योंकि हमने कूलिंग वाटर लगाया, उसको ठंडा करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे ठंडा हम लुब्रिकेट ऑयल को, तो हमारा सिस्टम सही से काम नहीं करेगा। तो इसमें अब जो दो चीजें आप यूज कर सकते हैं, मतलब जो अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट हो रहा है, वो मेरी आगे वाली स्लाइड्स में भी दिखेगा। जो एग्जॉस्ट हीट निकल रही है, अब हमें वो चेक करना होगा कि वो जो एग्जॉस्ट हीट है हम उसको किसी और चीज के लिए इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। जैसे स्टीम जनरेट करने के लिए कहीं यूज है स्टीम का अगर इंडस्ट्री में, तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। या कहीं हमें एयर को प्री हीट करना है किसी प्रोसेस के लिए, तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। या हमें वाटर को प्री हीट करना है तो हम उस एग्जॉस्ट को यूज कर सकते हैं। तो और जो अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट है, अब मैं इसका एक एग्जांपल दूं अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट का, इसी को कंटिन्यू करते हैं। जो 35 यूनिट आपके डीजी सेट ने जनरेट किया फाइनली इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए 35 यूनिट एक एसी में जा रहा है जो आपके रूम में लगा हुआ है, उस एसी को चला रहा है वो। अब अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट क्या हुआ, आपने गेट खोल के रखा हुआ है रूम का, पंखा भी चला रखा है, खिड़कियां खोल रखी है और एसी चल रहा है। तो ये आपको पता है कि ये मेरा अननेसेसरी, मैं एनर्जी को वेस्ट कर रहा हूँ। अगर मैं गेट बंद कर दूं तो मेरा एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो इसे कहते हैं अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट। और जो कि आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है 43%। अगर हम अपने हैबिट्स में चेंज कर लेते हैं, अगर पूरी दुनिया, मतलब एक बंदे की बात नहीं कर रहा, अगर पूरी दुनिया धीरे धीरे हैबिट्स में चेंज ले आएंगी अपना, तो ये 43% का अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट है ये एलिमिनेट हो जाएगा, और हमारा जो यूजफुल एनर्जी आउटपुट है वो परसेंटेज 9% से बढ़ जाएगा। तो हमें सबसे पहले अपने हैबिट में चेंज लाने की बहुत जरूरत है। ये एक तरीके से बिहेवियरल बेस्ड एनर्जी एफिशिएंसी प्रोसेस आप मान लीजिए। जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि अब आप आज से ही चालू हो गए, आपने जाते ही पंखा वंखा सब बंद कर दिया। धीरे धीरे हैबिट में धीरे धीरे चेंज आता है, एकदम से हैबिट में किसी के भी चेंज नहीं आता है। तो आप लोग ट्राई कीजिए, और आपको जहां भी एनर्जी वेस्ट होते हो देखिए आप उसको बोलिए।
मतलब आपका काम सिर्फ इतना है उसको बताना है, बाकी उसकी मर्जी है, वो नहीं तो बोलेगा कि भाई मेरे घर का बिजली का बिल आ रहा है, तू क्यों बोल रहा है, तेरे को क्या इशू है। तो ये सब हम किसी की आदत इतना जल्दी नहीं बदल सकते, ये धीरे धीरे समझने से ही आती है। जैसा कि मैंने बताया था पीछे भी, पिछले एग्जांपल में, जो हमने 100, जैसे 100 यूनिट आपने एनर्जी इनपुट देते हैं तो 9%, 9 यूनिट ही हमारी यूजफुल एनर्जी आता है। एक तरीके से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टेज वाइज लॉसेस है, कि जो फ्यूल इनपुट, तो फ्यूल इनपुट मान लीजिए कोयल कोल, उसका भी कुछ एनर्जी होगा कोल में भी, जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो पावर प्लांट के खुद के लॉसेस 70% होते हैं। मतलब अगर आप 100 यूनिट ऑफ कोल दे रहे हैं, कोल ऑफ एनर्जी ऑफ कोल, तो आपकी 30 यूनिट ही पावर प्लांट से बाहर निकलती है, बाकी 70% तो पावर प्लांट के खुद के लॉसेस होते हैं। और एट द एंड यूज, जहां पे हमने जैसे मान लीजिए उसके बाद क्या हुआ, ट्रांसमिशन हुआ, वायर्स के थ्रू ट्रांसमिशन हुआ इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बाद मोटर लगा रखी है हमने इंडस्ट्री में, मोटर के खुद के लॉसेस, ड्राइव ट्रेन के पुली के लॉसेस, पंप लॉसेस, पंप से जो मोटर कनेक्टेड है, उसके बाद जो हमारा एनर्जी आउटपुट है, मतलब हम पंप से फ्लूइड को हाइट पे पहुंचा रहे हैं, तो जो हमारा एनर्जी आउटपुट आया 9.5 यूनिट्स का ही आया। हमारे इतने लॉसेस सिस्टम में ही होते हैं, तो हमें यही देखना है कि हम कहाँ कहाँ इन लॉसेस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मोटर में हम क्या कर सकते हैं, पंप में क्या कर सकते हैं, पाइप को कैसे करें, कैसे किस तरीके से डिजाइन करें कि लॉसेस कम हो। यही एक एनर्जी ऑडिटर का काम होता है मेनली किसी भी इंडस्ट्री में। अब जैसे कि अब लोग, मैंने जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात कर रहा था, बहुत देर से मैं बात कर रहा हूँ कि बिजली बचानी है, इलेक्ट्रिसिटी बचानी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो आप लोग सोचेंगे कि ये तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम है, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बचानी तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करेगा, इसमें मैकेनिकल इंजीनियर का क्या रोल है। लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो यही बताता है कि जो मेनली जो रोल है, मोस्ट ऑफ द रोल इज इन द हैंड्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, नॉट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और मैं आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आप लोग अभी इतनी देर से सुनते आ रहे हैं, आधे घंटे से, कि इलेक्ट्रिसिटी की बात चल रही है, मोटर की बात चल रही है, पावर प्लांट की बात चल रही है, तो ये आप सोचेंगे कि सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम है इलेक्ट्रिसिटी बचाना। लेकिन हम तो, हमारे स्कोप में तो कुछ है नहीं, हम तो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, हम मेंटेनेंस कर सकते हैं किसी इक्विपमेंट का, लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे बचा सकते हैं उससे। तो जो कंट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का रहता है वो 5% रहता है, और मोस्टली कंट्रीब्यूशन जो है एनर्जी सेविंग में वो मैकेनिकल इंजीनियर का रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एनर्जी ही नहीं बचा सकता, इसमें हमें मेनली प्रोसेस स्टडी करना रहता है। मैं आगे आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप यहाँ देखिए जनरल ट्रांसमिशन सिस्टम किसी भी इंडस्ट्री का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पावर सप्लाई आ रही है किसी भी इंडस्ट्री में, और उन्होंने ट्रांसफार्मर लगा रखा है जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, 11 किलोवोल्ट से 440 वोल्ट में स्टेप डाउन कर देता है वोल्टेज को। उसके बाद आगे सब स्टेशन है, फीडर्स हैं, ये मेन फीडर्स हैं, उसके बाद यहाँ मोटर्स हैं, और मोटर्स के बाद आप नीचे देख सकते हैं मैकेनिकल इक्विपमेंट है। तो यहाँ पे एक लाइन देख रहे होंगे, ये एक तरीके से लक्ष्मण रेखा है, आप इसको लक्ष्मण रेखा बुला सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को मैकेनिकल के सेक्शन में आने का कोई अलाउ नहीं करता, और मैकेनिकल वाले को इलेक्ट्रिकल में जाने से डर लगता है कि भाई मैं इलेक्ट्रिकल में कैसे छेड़ूं, तो इसलिए इस लाइन को बोला गया लक्ष्मण रेखा। तो आप ध्यान देखेंगे जो ट्रांसफार्मर की, जो अब इलेक्ट्रिकल सेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या क्या है, पहला है ट्रांसफार्मर। तो क्योंकि पीछे से जो बिजली आ रही है उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, यहाँ मीटर लगा हुआ है। उसके बाद जो आता है पहला इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल का, वो ट्रांसफार्मर होता है। उसकी खुद की एफिशिएंसी ही 98 से 99.5 तक होती है। तो इसमें आप कुछ भी, आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके 0.0 या 0.1% भी अगर बचा लेते हैं तो इतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहता। इसलिए ट्रांसफार्मर में हम ज्यादा एफिशिएंसी पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी अराउंड 99% होती है, एंड विच इज वेरी मच हाई। उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज होते हैं, कि वायर्स के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग फीडर्स में, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज बेसिकली 0.05 to 1% तक होते हैं, उसमें भी इतना ज्यादा स्कोप नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है आपके मोटर्स लगी होती हैं, और मोटर्स की एफिशिएंसी होती है अराउंड 90%। मोटर्स में आप ये कर सकते हैं कि IE2 IE3 मोटर्स आ रही है अभी, उसके बाद आप IE4 में चली जाइए, IE5 भी आने लग गई है, तो बस आप मोटर चेंज कर सकते हैं। लेकिन मोटर को चेंज करना अपने आप में एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, तो उसका जो है, उससे जो एनर्जी सेव हो रही है उसको हम जस्टिफाई नहीं कर पाते जब हम कैलकुलेट करते हैं बाय बैक पीरियड, पे बैक पीरियड, कि कितने टाइम पीरियड में हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो प्रॉफिट देने लगेगा। तो वो भी मोटर की भी लिमिटेशन है एक।
या फिर हम ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटर लगा सकते हैं। सिंपल सा आपने सबने सुना होगा कि कैपेसिटर लगा दो, इसका पावर फैक्टर कम आ रहा है तो कैपेसिटर लगा दो। तो उससे इतना फायदा नहीं होता, मतलब ये एक सिंपल सा मिथ है कि हर, अब ऐसा तो है नहीं कि हर मोटर के पीछे आप कैपेसिटर लगा दोगे उसका पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए। उसके बजाय आप ये चीज इंप्रूव कीजिए कि मोटर जिस रेटेड कैपेसिटी की है उस रेटेड कैपेसिटी में मोटर यूज हो रही है या नहीं हो रही, इंस्टेड ऑफ की कैपेसिटर लगाने की जगह। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है, आप लोग चिंता मत कीजिए कि मैंने मैकेनिकल वाला पोर्शन डिस्कस क्यों नहीं किया, वो आगे अभी मैं डिस्कस करूंगा, इसके पीछे एक मोटिव है इसलिए। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो होती है डिनोट किलोवाट हावर के टर्म्स में, मतलब आपने कितना यूनिट कंज्यूम किया, जो होता है वो यूनिट जो बोलते हैं, जैसे हमने 100 यूनिट कंज्यूम किया तो यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर। उसका क्या होता है, किलोवाट इंटू नंबर ऑफ हावर्स ऑपरेटेड, मतलब जो उसका किलोवाट कैपेसिटी है मोटर की ये चली, उसने कितना किलोवाट ड्रॉ किया और कितने घंटे तक वो चली, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कि उस मोटर ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी या कितना बिजली का यूनिट कंज्यूम किया। तो ये जो है, अब बेसिकली आप मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे मैं समझाऊंगा कि मोटर पे सब कुछ डिपेंड नहीं करता है। मोटर जो है एक तरीके से रूट की तरह काम कर रहा है, वो एक तरीके से वो बीच में काम कर रहा है कि पंप लगा हुआ है, पंप से हमने एक प्रोसेस करना है, हम पानी को पंप करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर हाइट पे, किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे। तो डिसाइड कौन कर रहा है कि मोटर को कितनी एनर्जी यूज करनी है, प्रोसेस, मतलब आप कितना प्रेशर पे जा रहे हैं और कितने फ्लो से जा रहे हैं ये आप डिसाइड करेंगे, मतलब आपका प्रोसेस डिसाइड करेगा कि मुझे इतने फ्लो रेट से पानी चाहिए, इतनी हाइट पे चाहिए। उसके बाद पंप उसको पंप करता है और मोटर को से मोटर पीछे डायरेक्शन देता है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा कंज्यूम होने के लिए मोटर एक तरीके से बीच में रूट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि मेनली डिपेंड जो हो रहा है आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वो प्रोसेस पर डिपेंड हो रहा है। आपको ज्यादा प्रेशर चाहिए और ज्यादा फ्लो रेट चाहिए तो मोटर ज्यादा बिजली या ज्यादा किलोवाट कंज्यूम करके, ज्यादा पावर पावर कंज्यूम करके आपको आपका प्रोसेस करेगा। तो मेनली और फिर ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा मतलब ज्यादा यूनिट ऑफ या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो क्या क्लियर हुआ इससे कि प्रोसेस जो है, मेनली प्रोसेस प्रोसेस डिफाइन करता है कि कितनी हमारी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। मेरे पास कुछ केस स्टडीज हैं, मैं 3-4 केस स्टडीज भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें ये है कि आप अगर मोटर पे ध्यान छोड़ के प्रोसेस पे ध्यान दें तो आप एनर्जी सेव कर पाएंगे। जैसा कि मैं ऑडिट की बात कर रहा था, तो ऑडिट में क्या होता है, आप देखेंगे कि जो एनर्जी ऑडिटर्स होते हैं वो क्या आएंगे, उनकी रिपोर्ट्स आप कभी देखें किसी भी इंडस्ट्री की, तो उसमें क्या होगा, नॉर्मल इस तरीके की आपको रिपोर्ट मिलेगी कि वो सारे मोटर्स की रीडिंग लेंगे, कितना वोल्टेज ड्रॉ कर रहा है, कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, कितना पावर फैक्टर ड्रॉ कर रहा है, तो उसने कितना किलोवाट इलेक्ट्रिकल पावर ड्रॉ कर रहा है। तो इन रीडिंग का इतना 2-3 पन्नों की लिस्ट बना देंगे, लेकिन इन रीडिंग से कुछ कंक्लूजन नहीं निकलेगा। इससे आप ये कंपेयर कर लेंगे कि यार मेरा वोल्टेज इतना रेटेड है और इतना अभी कंज्यूम हो रहा है, इतना वोल्टेज आ रहा है, सिर्फ इतना सा हो पाता है, उससे एनर्जी सेविंग में इतना कुछ हमें सफलता नहीं मिलती। तो बेसिकली ये सब चीजें इसलिए दिखा रहा था कि ये सब हमें इन पे ध्यान कम छोड़ के प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं अभी कुछ केस स्टडीज हैं वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को एक एक करके। जो सबसे पहली चीज जो मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी जैसे कभी इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप लोगों को पता है कि आपके जो साफ मतलब होंगे, जो भी होगा इंडस्ट्री ओनर जो होगा, जो हेड होगा इंडस्ट्री का, उसका मेन मोटिव रहेगा कि मैं कम से कम बिजली यूज करके या मेरा कम से कम खर्चा होए और मेरी प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, तो मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, कभी लॉस नहीं चाहेगा कोई कि मैं बिजली बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूँ और मेरा प्रोडक्शन भी कम है। इस तरीके का कोई भी नहीं चाहेगा ओनर, बिजनेसमैन। तो आप लोग भी इस तरीके के एनर्जी ऑडिट के बारे में स्टडी करें, क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप जाएंगे किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे, आप उनको अगर टिप्स देंगे, आप उनको बताएंगे, सजेशंस देंगे कि सर आप ये चीजें हम हमारी इंडस्ट्री में ये चीज करेंगे तो इससे हम बिजली बचा सकते हैं, इससे हम तेल बचा सकते हैं, इन द सेंस कि इंडस्ट्री का बिल कम आए। इंडस्ट्री का बिल कम आएगा तो जनरली जो बिजनेसमैन है जिसकी इंडस्ट्री है वो बेनिफिट में रहेगा, वो बेनिफिट में रहेगा तो आप लोग बेनिफिट में ही रहेंगे सब। और एट द एंड इसमें सोसाइटी बेनिफिट में रहेगी और एट द एंड हमारा इंडिया भी बेनिफिट में रहेगा। तो सबका फायदा ही फायदा है, इसमें लॉस किसी का नहीं है एनर्जी सेव करने से, कि मतलब किसी का भी लॉस हो रहा हो, ना मेरा लॉस है ना आपका लॉस है, अगर कोई एनर्जी सेव हो रही है तो उससे सिर्फ फायदा ही फायदा है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं जैसे,
तो वहां पे हमें क्या करने की जरूरत है, हमें पहले सारे उसका एक फ्लो चार्ट बना लेना चाहिए। जैसे एक ये पावर प्लांट का फ्लो चार्ट है, यहाँ पे बॉयलर है हमारे पास, बॉयलर को कोल मिलता है, उसके बाद बॉयलर से जो स्टीम जनरेट हो रही है उससे हम टरबाइन रोटेट करते हैं, और टरबाइन रोटेट के बाद जो हमारा स्टीम जो है, जो हॉट वाटर है जिससे हम स्टीम जनरेट कर रहे थे, उसको कंडेंसर में भेजते हैं। उसके बाद डी एरेटर से एयर रिमूव होती है, इकोनोमाइजर के बाद वापस से वो टरबाइन में चले जाता है, इकोनोमाइजर से बॉयलर में हीट अप होके स्टीम में कन्वर्ट होके वापस टरबाइन में चला जाता है। ये सब आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अपने अभी कॉलेज में, नहीं पढ़ा तो आप लोग पढ़ेंगे जरूर, ये कोर्स में रहता है कि किस तरीके से पावर प्लांट काम करते हैं। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं इंडस्ट्री के, वो सबका एक फ्लो चार्ट बन जाए, प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है, तो आपको फिर वहां पर एक्चुअली में प्रोसेस कितना कंजम्पशन चल रहा है और कितना होना चाहिए, मतलब रेटेड वर्सेस एक्चुअल का कंपैरिजन हो सकता है। उसी से ही आपको क्लियर होगा कि यार रेटेड मेरी कैपेसिटी जैसे 100 किलोवाट है या जो भी है, और मैं यूज कर रहा हूँ 50 किलोवाट ओनली, तो मैं तो आधी कैपेसिटी पे चला रहा हूँ। तो मुझे या तो फिर इंस्ट्रूमेंट को डिग्रेड कर देना चाहिए या अपनी कैपेसिटी बढ़ा देनी चाहिए, दोनों ऑप्शन में से एक चीज, क्योंकि मैं अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ। जैसा कि आप एक हीट बैलेंस डायग्राम बना लीजिए कि मेरा इनपुट क्या रहा और मेरा आउटपुट क्या रहा, फिर आप कंपेयर कर सकते हैं, कॉस्ट के टर्म्स में कंपेयर कर सकते हैं कि मैंने इनपुट में अपना इतना खर्चा किया और आउटपुट में मेरा जो एनर्जी निकल रही है उसका इतना खर्चा है। अब आप लोगों ने सबने कंप्रेसर का नाम सुना होगा, देखा भी होगा काफी लोगों ने। तो कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेसर एक मैकेनिकल इक्विपमेंट है, ठीक है, और उसमें जो एयर को कंप्रेस करने के लिए हम मोटर का यूज करते हैं, और हम एयर को कंप्रेस करके उस एयर को हम किसी प्रेशराइज्ड फॉर्म में यूज करना चाहते हैं, इसलिए हम एयर को कंप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक एग्जांपल है वो एक पेंटिंग इंडस्ट्री का है, जहाँ पर एक बियरिंग इंडस्ट्री का है, जहाँ पर एक ये पेंटिंग का सेक्शन है, जहाँ पर ये बियरिंग के पार्ट्स को हम पेंट कर रहे हैं स्प्रे गन से। तो स्प्रे गन से जो एयर आ रही है, कंप्रेस्ड एयर, वो कंप्रेसर से आ रही है और वो मोटर से चल रहा है। तो ठीक है, अब आप देखिए, यहाँ मैं कहीं मोटर की बात नहीं करूंगा कि आप मोटर पे ध्यान दीजिए, आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। अभी अभी पहली जो ड्राइंग है इसमें आप देख सकते हैं कि कितना एरिया का वेस्टेज हो रहा है। यहाँ पे हमने एक इंडस्ट्री का नाम मैं बताना चाहूंगा, लेकिन हम यहाँ ऑडिट करने गए थे पीसीआरए की तरफ से। तो उसमें क्या हुआ कि ये जो मैन पावर, जो आदमी काम करने वाला होता है, जो लेबर होता है, उसको इतना ध्यान नहीं होता, उसको नहीं पता कि क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी कंजर्व करना है, कैसे करना है, वो इतना दिमाग नहीं लगाता। उसको बताया गया है कि यार यहाँ पे 5-6 ये बियरिंग ऐसे रखने हैं और तुम्हें स्प्रे गन से स्प्रे करके पेंट कर देना है इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आधी जगह तो स्प्रे गन का जो एयर है वो बाकी जगह पेंट कर रहा है, अननेसेसरी पेंट कर रहा है, ये अननेसेसरी एनर्जी वेस्टेज में आता है। एक तरीके से एनर्जी वेस्ट हो रही है, मतलब आप साइडों में पेंट कर रहे हो, फिक्सचर को पेंट कर रहे हो जिसपे सिर्फ रखना है, तो वो जरूरत नहीं है। तो फिर हुआ कि हमने उनको सजेशन दिया कि आप ऐसा कीजिए कि आप फिक्सचर का डिजाइन चेंज कीजिए जिससे ज्यादा बियरिंग अकोमोडेट हो पाए, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि बियरिंग ज्यादा अकोमोडेट हो रही है और एनर्जी जो कंज्यूम हो रही थी पहले, जो कंप्रेस्ड एयर आ रही थी, वो उतनी ही आ रही है अभी भी। तो आप उतने पर्टिकुलर टाइम में उतने ही एनर्जी को यूज करके ज्यादा पेंटिंग कर पा रहे हैं, ज्यादा बियरिंग्स की पेंटिंग कर पा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है मेनली कंपनी की, क्योंकि ज्यादा बियरिंग्स पेंट हो पा रहे हैं एक बारी में और एनर्जी वेस्टेज भी नहीं हो रहा है। तो इसमें कहीं हमने मोटर की बात नहीं करी, हमने यहाँ पे प्रोसेस को स्टडी किया कि ये प्रोसेस होता कैसे है, ये पेंट कैसे मार रहा है, ये कहाँ से आ रहा है पेंट, हमने इस चीज पे फोकस किया। इस पे फोकस नहीं किया हमने कि मैं मोटर के पास गया। एक दूसरी अप्रोच होती है, आप देखेंगे कुछ एनर्जी ऑडिटर होते हैं, वो क्या अप्रोच फॉलो करेंगे, जहाँ मोटर लगी हुई कंप्रेसर के पास, चलो यार वहाँ पे पावर एनालाइजर लेके चलते हैं और वहाँ पे लगा देते हैं पावर एनालाइजर को, उसमें रीडिंग आ जाएगी कितना किलोवाट ड्रॉ कर रहा है, उससे कुछ नहीं निकलेगा, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। आप प्रोसेस को स्टडी कीजिए, जैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है कि एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो हम फिक्सचर का डिजाइन चेंज कर दें जिससे ज्यादा बियरिंग अकोमोडेट हो जाए इस एरिया में, काफी खाली जगह है, और फिर उसी स्प्रे गन को यूज करके हम पेंट करें। अब दूसरी चीज क्या है, अब आप यहाँ पे ये बूथ देख रहे हैं, अब इस जो बंदा था, जो लेबर था, इसने काम अपना खत्म कर दिया है, ये खाली बैठा हुआ है। लेकिन ये जो यहाँ पर एक ब्लोअर लगा रखा है हमने और यहाँ पे लाइट लगा रखी है, मेनली इनका पर्पज है, ऐसा नहीं है कि ऐसी लगा रखी है, कोई बोलेगा कि इसको हटा ही दो, क्यों लगा रखी है, ऐसा नहीं है। जब पेंट होता है तब पेंटिंग में सबसे क्या ध्यान होता है, क्वालिटी पे, कि पेंटिंग सही से होनी चाहिए, उसके लिए लाइट लगा रखी है कि उसको दिखे कि पेंटिंग सही हो रही है नहीं हो रही।
और ब्लोअर इसलिए लगा रखा है जो एयर निकल रही है और जो पेंट के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो ब्लोअर सक करके एटमॉस्फेयर में या बाहर जहां भी इन्होंने कर रखा है वहां रिलीज कर दें। तो ये बेसिकली इसलिए, लेकिन आइडल ऑपरेशन है। ये जो बंदा आपको दिख रहा है इसने अपना काम पूरा कर लिया, ये बैठा है आराम से अब, लेकिन लाइट जल रही है, ब्लोअर चल रहा है और इसको नहीं बताया गया है, इसको ये भी नहीं पता है कि मुझे लाइट बंद करनी है, ब्लोअर बंद करना है, और ये इतना ध्यान भी नहीं देगा। इसको भी ये बोला गया है कि तुम्हें इतने दिन में पेंट करने हैं फिक्सचर, तुम पेंट करो। तो ये इसका मेनली मोटिव है कि मैं सबसे ज्यादा से ज्यादा पेंट कर सकूं। इसको मतलब नहीं है कि लाइट जले, ब्लोअर जले, कुछ भी जले, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। तो हमने क्या इनको सजेशन दिया कि आप ऐसा कीजिए, ये जो आपका लाइट है और ब्लोअर है, इसका जो स्विच है आप उसको स्प्रे गन के साथ कपल कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए कि स्प्रे गन चालू होएगी तो वो सेंस करके लाइट और ब्लोअर दोनों चलने लग जाएंगे, और जैसे स्प्रे गन बंद होएगी तो लाइट और ब्लोअर भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि इनका यूज ही नहीं है। जब इस पेंटिंग नहीं हो रही तो लाइट और ब्लोअर का यूज नहीं है, तो एक तरीके से एनर्जी सेव होएगी। अब इसमें भी मैंने कहीं भी मोटर की या इलेक्ट्रिकल की या मैंने कुछ लाइट की बात नहीं करी, मैंने सिर्फ सिंपल प्रोसेस में मॉडिफिकेशन बताया कि आप ऐसा प्रोसेस कीजिए कि इंटीग्रेट कर दीजिए, तीनों को कपल कर दीजिए, स्प्रे गन को, लाइट को और ब्लोअर को एक दूसरे के साथ, कि जब स्प्रे गन चालू हो तो लाइट जल जाए और ब्लोअर भी चलने लग जाए, और स्प्रे गन बंद हो तो लाइट और ब्लोअर दोनों बंद हो जाए। अभी अगली केस स्टडी से पहले मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा, उसमें वेस्ट हीट रिकवरी का वीडियो है, वो बीई का। उसमें क्या है, जो कंप्रेसर की जो वेस्ट हीट है उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो बताया जाएगा। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। Compressor air application for industrial use is quite vast and diversified. Compressed air has been one of the key areas of discussion in the field of energy efficiency. However, with much advancement, the overall efficiency of a compressed air system can be as low as 15%. The two main components of inefficiency are: one, from the wasted air due to losses through leaks, artificial demand, inappropriate usage and production. The other is due to heat of compression. Each time a compressor runs, electrical energy is converted into heat energy and is dissipated into the atmosphere through radiators or cooling towers. A significant portion of the energy is lost in hot oil in the compressor. The cooling oil alongside the compressed air picks up heat from the screw element and flows towards the oil and air separator. The radiators later cool the hot oil and air and dissipate heat energy to the atmosphere. Waste heat from compressor can be recovered using few simple connections. The waste heat can be recovered and hot water can be generated from the waste heat in minutes. In this system, a heat exchanger is added to the system. Hot oil from the oil separator enters the heat recovery unit and flows counter to the water flowing in the unit. The heat energy is transferred into the flowing water, and the oil returns back to the oil cooler and the screw element. The double-walled system of the heat exchanger ensures that oil and water never mix up. The heat exchanger's surface of contact is customized to allow maximum heat transfer. Hot water up to a temperature of 75 to 80 degrees centigrade can be generated in the process. The preheated water can be used in the process for industries such as food and beverage, chemicals, textiles and fabrics, metals and automotive,
and in several other industries to preheat boiler water. Main benefits: installation of waste heat recovery unit in compressors leads to 75 to 80% of the waste heat energy can be recovered. Waste energy recovered can be directly used in the process or utility. Enhances performance of compressor and low payback on investment. Considering a 250 CFM compressor running at 60% load on an annual basis, installation of waste heat recovery unit in compressors will lead to annual saving of 12 to 15 tons of oil equivalent of energy, implying to a monetary saving of rupees 8 to 10 lakhs per annum and a GHG emission reduction of 130 to 140 tons of CO2 emission reduction annually. The additional investment required for the waste heat recovery system is 2 lakh rupees. Thus, the investment can be recouped within a period of 3 to 4 months. It needs to be customized as per the compressor system and application environment in place. Energy recovery from air-cooled compressor installations will not always give heat when it is required, and perhaps not in sufficient quantities. The quantity of recovered energy will vary if the compressor has a variable load. Waste heat recovery from compressor is economically feasible for compressor above 250 CFM or 50 HP rating. The total saving we could able to achieve is about 6 lakh plus units, which correspond to about 530. जैसा भी आप लोगों ने सबने देखा कि उसमें जो वेस्ट हीट जो मतलब कंप्रेसर मोटर से रन हो रहा है और मोटर से उसके बाद जो वेस्ट हीट निकल रही है वो जनरली एटमॉस्फेयर में हम ऐसे ही रिलीज कर देते हैं। तो वो वेस्ट हीट जो है एक तरीके से वो अननेसेसरी एनर्जी वेस्टेज है, अनअवॉइडेबल में नहीं आएगा क्योंकि हम उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। लेकिन अनअवॉइडेबल और अननेसेसरी जो स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था उसमें भी आप ये है कि जो 100 यूनिट मेरे पास वेस्ट हीट निकल रही है अगर, तो मैं 100 की 100 यूनिट नहीं यूज कर पाऊंगा, क्योंकि मान लीजिए इस 100 यूनिट या ये मिल रहा है वेस्ट हीट जो है ये कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर डिफरेंस पे ही काम कर पाएगा, क्योंकि ये जो हीट किसी एयर को या किसी वाटर को हीट करने में काम आएगा। तो जो हमारा हम जानते हैं कि जो हीट ट्रांसफर होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। तो ऐसा नहीं है कि 180 डिग्री सेल्सियस पे अगर ये हीट अवेलेबल है वेस्ट हीट तो पूरा जीरो मतलब मैं जो 0 डिग्री वाटर को 180 तक पहुंचा सकता हूँ। ये आपको भी पता है कि पॉसिबल नहीं है, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा जहां पर नो मोर हीट ट्रांसफर प्रोसेस होता है। तो इसलिए वो चीज अनअवॉइडेबल में चली गई। लेकिन अगर हम पूरा 180 का 180 वेस्ट कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं, तो ये अननेसेसरी एनर्जी वेस्टेज है। एक और मैं एग्जांपल बताना चाहूंगा। एक इंडस्ट्री है, वहां पर जो कंप्रेस्ड एयर को यूज करके ड्रिलिंग पर्पस के लिए, बेसिकली ड्रिलिंग या होल टाइट करने के लिए हम ड्रिल बिट यूज कर रहे थे, न्यूमेटिक ड्रिल गन। तो ये क्या न्यूमेटिक ड्रिल गन, नाम से समझ में आता है कि ये कंप्रेस्ड एयर को यूज कर रहा है ऑपरेट करने में। तो और जब आप जानते हैं कि जब कंप्रेसर यूज होता है तो उसके साथ पाइपिंग एसोसिएटेड होती है। ऐसा नहीं है कि कंप्रेसर के पास ही मैंने ड्रिल गन पकड़ रखी है। हम 2 किलोमीटर कहीं दूर भी मुझे करना है काम तो वहां मैं 2 किलोमीटर तक की पाइपिंग बिछाऊंगा जहां से कंप्रेस्ड एयर इस गन में जाएगा। मतलब ये तो इलेक्ट्रिक गन है, मान लीजिए इस तरीके का ही वो जो न्यूमेटिक गन होता है, मेरे पास ड्राइंग नहीं है उसकी, तो उससे हमने कनेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे हम ड्रिलिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके अपने आप के खुद के इतने लॉसेस होते हैं। तो जहां पॉसिबल हो वहाँ इलेक्ट्रिक, हमने उनको जैसे वहां पर जो जिस इंडस्ट्री में हमने ये ऑडिट किया तो वहां पे हमने उनको बताया कि आप न्यूमेटिक की जगह इलेक्ट्रिक गन यूज कीजिए, क्योंकि जो टॉर्क अवेलेबल जो चाहिए था उनको वो 900 न्यूटन मीटर ही था, बहुत ज्यादा टॉर्क नहीं चाहिए था। अगर हाई टॉर्क चाहिए होता है ड्रिलिंग या फिर होल टाइट करने के लिए किसी पर्पस के लिए, तो हम न्यूमेटिक एयर गन का बोलते हैं उनको यूज करने के लिए। लेकिन वहां पर ये जो उनका ऑपरेशन था वो इलेक्ट्रिक गन से भी यूज आराम से हो जाएगा पॉसिबल। और उसमें क्या है, जो ओनली 30 मिनट्स चार्जिंग रिक्वायर्ड रहती है, तो इसलिए हम उनको रिप्लेस करने को बोले। उनके जो जितने भी न्यूमेटिक टूल्स हैं उनको कॉर्डलेस पावर टूल से रिप्लेस करने के लिए उनको हमने सजेशन दिया। हाँ, ये है कि आप एनर्जी ऑडिट में सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसके पास जाके पीछे ही पड़ गए उसके कि आप ये यूज करो, क्योंकि ये कोई उस पर बाइंडिंग नहीं है।
जो हम उनको सजेशन दे रहे हैं वो चाहता है इम्प्लीमेंट करना या नहीं चाहता, ये उसके एंड पे है। हम सिर्फ उनको सजेशन दे सकते हैं, उनको कैलकुलेशन करके दे सकते हैं कि आप ये चीज करेंगे तो इतना इससे सेव होगा। तो यहाँ पे भी हमने देखिए प्रोसेस स्टडी किया और फिर पता चला कि जो न्यूमेटिक गन्स हैं उसकी जगह हम अगर इलेक्ट्रिक यूज करें तो काफी एनर्जी सेव हो सकती है, कंप्रेसर का यूज ही नहीं रहेगा बिल्कुल। अब वीएफडी होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं लिखा हुआ मैं, लेकिन आप मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। वीएफडी होता है एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। मान लीजिए किसी भी प्लांट की एयर की कंप्रेस्ड एयर की रिक्वायरमेंट अराउंड 1250 से 1000 से 1500 के सीएफएम क्यूबिक फीट मीटर के बीच में वेरी करती है। तो उसने लगा रखे हैं इंडस्ट्री ने 3 कंप्रेसर 500 500 500 सीएफएम कैपेसिटी के ईच के। तो अब जैसे मान लीजिए उसका जो बेस लोड है वो 1000 रहता है हमेशा, मतलब 1000 से ऊपर ही रहता है। तो जो कंप्रेसर 1 और 2 जो हैं वो हमेशा उस पे चलेंगे 500 सीएफएम पे। लेकिन जो कंप्रेसर 3 है, अब आपकी जो लोड रिक्वायरमेंट है वो वेरी हो रही है, कभी 1250 हो रही है, कभी 1300 हो रही है, कभी 1500 हो रही है। तो जो थर्ड कंप्रेसर है वो कभी 500 सीएफएम पे चलेगा, कभी 200 सीएफएम पे चलेगा, कभी 300 सीएफएम जनरेट करेगा। तो ये जो वेरी में जो जनरेट कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, मोटर को यूज करके कर रहा है। तो मोटर की पावर चेंजेस होती रहेगी, कभी मोटर ज्यादा पावर कंज्यूम करेगी, कभी कम करेगी। और आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि कंप्रेसर में जब अनलोडिंग होती है, मतलब हमने 400 सीएफएम की पावर दी, मतलब 400 सीएफएम एयर सप्लाई करी, उसके बाद हम 200 सीएफएम की डिमांड पे आ गए। तो जब अनलोडिंग होगी 400 से 200 सीएफएम पे, तब पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लोडिंग। 200 से 400 की जाने में जो पावर कंजम्पशन होगा वो 400 से 200 से काफी कम रहता है। तो अनलोडिंग में कंप्रेसर के केस में काफी पावर कंजम्पशन होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना रहता है। इसलिए हम लगाते हैं वीएफडी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। अगर कभी भी पावर रिक्वायरमेंट में वेरिएशन है, और वो भी काफी वेरिएशन है थ्रू आउट द डे या थ्रू आउट द ईयर, तो हमने उस थर्ड कंप्रेसर के लिए वीएफडी लगवा दिया कि आप वीएफडी लगाएंगे तो आपका पावर कंजम्पशन कम होगा, क्योंकि वो डिमांड के हिसाब से ऑपरेट करता रहेगा। लेकिन अगर आप वीएफडी लगा देते हैं पहला कंप्रेसर या दूसरा कंप्रेसर जो 500 सीएफएम पे ही काम कर रहे थे, तो आप लोग एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो तो 500 सीएफएम पे ही काम कर रहा है। अब आप बोलेंगे सर वो तो 500 पे ही कर रहा है, इसमें एनर्जी वेस्ट कैसे हो रही है? एनर्जी इसलिए वेस्ट हो रही है क्योंकि जो वीएफडी आपने लगाया उसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीएफडी कंप्रेसर 1 और 2 के लिए, वो भी तो वीएफडी पे तो इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहा है, वो थोड़ी ना कि अपने आप चल रहा है, उसको भी कंजम्पशन चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का। तो वो अननेसेसरी का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, जबकि वेरिएबल फ्रीक्वेंट मतलब वेरिएबल डिमांड ही नहीं है वहां पर उस कंप्रेसर से, सिर्फ कंप्रेसर 3 से डिमांड वेरिएशन में है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हम जो इंडस्ट्रीज में जो वीएफडी यूज होते हैं वो सही में वीएफडी की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं, या हम अननेसेसरी ही वीएफडी लगा लिए। अब एक और एग्जांपल मैं दूंगा कॉटन चीज ड्राइंग का, ये टेक्सटाइल मिल का एग्जांपल है। इसमें क्या है, जो इनका कॉटन चीज रहता है उसको ड्राई करने के लिए एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ओवन यूज होता है, और उसमें जो रहता है 52% मॉइस्चर रहता है। जो आपको मैं ये ओवन दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इसमें हमने ये कॉटन पीस डाला, इसका मॉइस्चर कंटेंट है 52%। इसको हमें कम करना है इस ओवन में। तो ऐसा नहीं है, अब आप सोचेंगे, पहले तो आप अल्टरनेटिव सोचेंगे कि यार ये ओवन जो है इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, मैं स्टीम को यूज करके इसको ड्राई कर लूँ तो। लेकिन क्या है, जो स्टीम की एफिशिएंसी इतनी नहीं है कि पूरे अंदर तक के पार्ट्स को इसको ड्राई कर सके जितना रिक्वायरमेंट है। तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमें एनर्जी कंजम्पशन ऐसे नहीं करना है, रिड्यूस ऐसे नहीं करना है कि हम क्वालिटी पे इफेक्ट कर दें। तो हमें इसके क्वालिटी पे गिरानी नहीं है, और हमें प्रोसेस को एनर्जी सेव भी करनी है। तो हमने क्या सजेशन दिया इनको, ये जो आपने कंप्रेसर देख रहे हैं यहाँ पर, कंप्रेसर में अभी जो बी का एक वीडियो भी दिखाया था मैंने BEE का, उसमें ये भी दिखाया गया कि कंप्रेसर का जो मेनली एफिशिएंसी रहती है वो 10 से 20% रहती है। बाकी जो 80% जो एनर्जी है वो हीट में लॉस्ट हो जाती है एग्जॉस्ट में। तो हमने क्या किया, जो इसकी हीट एनर्जी है हमने सोचा कि उसको क्यों यूटिलाइज किया जाए, और उसको यूटिलाइज करके हम इसका जो है मॉइस्चर कंटेंट उसको फीड करने से पहले, रेडियो फ्रीक्वेंसी ओवन में फीड करने से पहले 52 से 41% तक कम कर दें। क्योंकि आप जब 41% कर दिए तो अब जो आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी ओवन है वो कम एनर्जी कंज्यूम करेगा। सिंपल सा लॉजिक है, 52 से 18 तक जाने में जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो ज्यादा होगी जितना कि 41% से 18% तक जाने में। तो हमने
अपना जो 80 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ से हीट निकल रही थी उसको यूटिलाइज किया इसका मॉइस्चर कंटेंट को कम करने में। तो यहाँ पे भी हमने क्या देखा, ये आप देख रहे हैं कि डक्ट लगा है। यहाँ पे अब जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो कितना हुआ, कंप्रेसर पहले से लगा हुआ था इंडस्ट्री में, उसकी से वेस्ट हीट जो थी वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही थी, तो हमने एक डक्टिंग सिस्टम लगा दिया। बस सिंपल सा एक डक्टिंग सिस्टम का कॉस्टिंग, एक मिनट में बताता हूँ इसमें अगर है, हाँ आप यहाँ देख सकते हो कि इसे 20,000 की कॉस्टिंग लगी और रेट, और जो हमने एनुअल एनर्जी सेविंग कैलकुलेट करी वो आई 65,000 किलोवाट आवर, कॉस्ट के टर्म्स में आई 5 लाख के आसपास। मतलब 20,000 रुपए लगा के आप साल भर में 5 लाख रुपए बचा रहे हो, हर साल 5 लाख रुपए आपके बच रहे हैं। तो ये बेसिकली ये जो पार्ट रहता है ये एनर्जी ऑडिट का रहता है, पूरा कैलकुलेशन करना और कैलकुलेट करके बताना कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितनी सेविंग्स होंगी। तो यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि हमने कहीं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की कहीं बात नहीं करी, हमने यहाँ पे प्रोसेस को स्टडी किया, और प्रोसेस को स्टडी करने के बाद हम उनको सजेशंस दिए कि किस तरीके से एनर्जी सेव कर सकते हैं। उसके बाद एक और ये एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जो मैं बताया था कि आप वीएफडी जब लगाते हैं तो आप देखिए कि वीएफडी का रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हमने अननेसेसरी वीएफडी लगा दिया बल्कि और एनर्जी कंज्यूम करने लग गया हो। तो यहाँ पे एक इंडस्ट्री का चीज डाइंग मशीन पंप है जिसमें एक मोटर लगी हुई है, पंप लगा हुआ है। तो जो नॉर्मली जो मोटर है वो 89 किलोवाट कंज्यूम कर रही थी, और वीएफडी की जो फ्रीक्वेंसी, मोटर की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी। अब 50 हर्ट्ज तो हमारे यहाँ की नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, उसमें आपने वीएफडी लगाया तो कोई बड़ी बात नहीं कर ली, आपने जब फ्रीक्वेंसी सेट 50 हर्ट्ज कर रखी तो वेस्ट हो रहा है। लेकिन क्या हुआ, फिर हमने वहां पे ट्रायल एंड एरर बेसिस पे एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने मोटर की फ्रीक्वेंसी कम करी 50 से 49, 48, 47 ऐसे धीरे धीरे कम करते गए, और जो चीज की क्वालिटी थी, डाइंग मशीन की क्वालिटी थी, उस पर देखा कि क्वालिटी वही आ रही है जो हमें चाहिए या क्वालिटी में इफेक्ट हो रहा है। तो ये देखा गया कि 40 हर्ट्ज पे भी वही क्वालिटी का हमें डाइंग मिल रहा था जितना, लेकिन 39 हर्ट्ज जैसे ही हम करते हैं तो क्वालिटी डिटेरियोरेट हो रही थी। तो हमने फिर 40 हर्ट्ज पे जब वही क्वालिटी का मिल रहा है, तो अब जब मोटर आपकी 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे चलेगी तो उसका जो पावर कंजम्पशन था वो हो रहा था 44 किलोवाट। तो सीधा सीधा आपका पावर सेविंग हो गई 89 से 44 पे आ गया 45 किलोवाट। तो साल भर में सिर्फ वीएफडी जो आपने लगा रखा था उसको ट्यून करने से, मतलब ट्यून मतलब उसको सही से ऑपरेट करने पे आपने सेट कर दिया कि मोटर को 40 हर्ट्ज पे चलाया जाए वीएफडी के थ्रू, तो आपने कितनी एनर्जी सेव कर कितना मॉनेटरी टर्म्स कितना रुपए सेव कर लिए, वो आया 25 लाख के आसपास। तो वीएफडी तो आपने लगा रखा था, इस कंपनी ने वीएफडी लगा रखा था, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन 0 था, बल्कि वो वीएफडी खुद पावर कंज्यूम करके इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ा रहा था। तो बेसिकली मेन यही है कि हमें प्रोसेस को सही से पढ़ना है। ऐसे ही काफी मेरे पास केस स्टडीज और भी हैं, लेकिन अभी मैं आपको जो मेन केस स्टडीज हैं वो यही थी, मैं आपको जो बताया। तो मेनली जो मेरा वेबिनार है आज का जो था, मोटर डज नॉट मैटर, उसमें यही है कि आप जब भी इसकी बात होती है एनर्जी कंजर्वेशन की, तो उसमें ये नहीं है कि आप इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मेनली आपको देखना है कि प्रोसेस को स्टडी करना है सबसे पहले, उसके इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है, आप बिल्डिंग को भी कर सकते हैं, किसी बिल्डिंग में भी होता है, डीजी सेट होता है, सब इक्विपमेंट्स होते हैं, तो प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा है नहीं हो रहा उस चीज का, वो आपको स्टडी करना है। हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी चाहिए या ज्यादा मिल रही है, ये सब हमें सही से प्रॉपरली स्टडी करना रहता है, और उसके बाद ही हम एनर्जी कंजर्वेशन की अलग अलग उसमें मेजर्स बता सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू माय प्रेजेंटेशन पेशेंटली। किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं आज के वेबिनार से रिलेटेड। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो सर उनके आंसर अभी देंगे क्वेश्चन आंसर में। If any have doubt, nothing. Okay, sir. Thank you very much. On behalf of GMI team, I am thankful to Shri Pratik Sahni sir for taking such amazing and interactive sessions of the energy efficiency. सर ने 2 केस स्टडी भी बताए, वो भी बहुत ही अच्छे थे। also सर जब भी GMIT की कोई एक्टिविटी होती है तो प्रतीक सर हमें सपोर्ट करते हैं, और प्रतीक सर आज मैं आपको वो भी कहना चाहता हूँ, अगर कोई इवेंट है पीसीआर रिलेटेड तो भी अगर आप शेयर करना चाहे हमारे स्टूडेंट के साथ तो भी हम रेडी हैं। पोस्टर कंपटीशन हो या क्विज कंपटीशन हो,
तो हमारे GMIT की तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा, स्टूडेंट भी इन्वॉल्व हो गए. So thank you again, Pratik sir, for taking this interactive session. Now, Yeah. Thank you. okay. ઈ સર્ટિફિકેટની જે લિંક છે સ્ટુડન્ટ્સ, એ તમને હું ચેટ બોક્સમાં મૂકું છું. એ 20 મિનિટ માટે એક્ટિવ રહેશે. તો જે પણ કઈ સ્ટુડન્ટ કનેક્ટ થયા છે થ્રુ આઉટ ધ સેશન્સ, એ તમે તમારી જે પણ કઈ ઈ સર્ટિફિકેટની લિંક છે એ ચેટ બોક્સમાં તમને અવેલેબલ છે, તમે અહીંથી ફિલઅપ કરજો. વોટ્સઅપ ગ્રુપની અંદર શેર નહીં થાય તો તમે ફિલ કરી દેજો. ઓકે. નાવ પ્રતીક સર, नाउ हेलो. हेलो. हाँ सर, तो अभी हम अपना जो एक्सपर्ट हो गए वहाँ यहाँ पे कंप्लीट करते हैं सर. जी जी. ओके. ओके ओके. थैंक यू वेरी मच सर अगेन. थैंक यू सर.